वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 8 की। देखिए एसएसटी की बात कर रहे थे हम, सोशल स्टडी, ठीक है, या सामाजिक विज्ञान की। और इसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ने हैं भारत के, वो 1870 से लगाकर 1947 के बीच के पढ़ने हैं। हमने अनेक आंदोलन की बात की है। हमने अलग अलग एक्ट, जिसमें रॉलेट एक्ट हैं, हमने एक आयोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सत्याग्रह है, काफ़ी हमने पढ़े हैं। अब महात्मा गांधी के उन्हीं आंदोलन में से आज हम पढ़ते हैं उनकी जो दांडी मार्च पूरी रैली है, उनकी बात करते हैं अपन। तो हम पढ़ेंगे दांडी मार्च, ठीक है, कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने नमक पर जो टैक्स लगा होता है उसको हटाने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने किस प्रकार से पैदल यात्रा की, हम उसकी बात समझेंगे। तो धीरे धीरे जब आंदोलन हो रहे थे और अलग अलग स्थानों पर काफ़ी आंदोलन उग्र भी हो रहे थे, जबकि महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि अहिंसा के पुजारी हैं और वो जो भी आंदोलन करते हैं उसमें हिंसा नहीं चाहते हैं अक्सर, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांत और आराम से बिना हिंसा वाला आंदोलन होना चाहिए, मारकाट वगैरह या टूट फूट नहीं होनी चाहिए, ऐसे आंदोलन वो चाहते हैं। लेकिन जब कभी भी उन्होंने आंदोलन किया है और आंदोलन में अगर कोई किसी जगह पर हिंसा हुई है तो उन्होंने उस आंदोलन को वापस भी लिया है। ये भी हमें कई स्थानों पर देखने को मिला है। तो जब समय समय साथ में पता लगा कि भाई पूर्ण स्वराज तो अब हमें ऐसे मिलेगा नहीं, कुछ न कुछ लड़ाइयाँ करनी पड़ेगी। जब समय साथ में लोगों को समझ में आने लग गया कि अंग्रेज ऐसे हमको स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं देंगे, तो हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए लोगों का एक साथ में इकट्ठा होना भी ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच में अगर बात करें तो 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अंग्रेज़ों द्वारा जो नमक कानून लगाया हुआ है, कौन सा नमक कानून, उस कानून को तोड़ा जाएगा। उस कानून को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। और उस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने एक पैदल यात्रा निकाली। 1930 के अंदर। मैंने आपसे कहा है कि 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने एक यात्रा निकाली। अब अपन को समझना है कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली है। तो मैंने आपसे कहा है कि जब नमक पर टैक्स लगा हुआ था और उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का पूरा एक एकाधिकार था कि नमक अगर खाना है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी और इसके अलावा उस समय जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, उनका कहना था कि नमक पर टैक्स लेना ये तो एक पाप है, एक क्या है, पाप है, और नमक पर टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक तो भोजन का एक अहम भाग है। बिना नमक तो भोजन कैसे बनेगा, कैसे उसका स्वाद आएगा। तो नमक तो ज़रूरी है भोजन में, और जब उस नमक पर ही आप टैक्स लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये पाप का काम है। और इसलिए काफ़ी लोगों का विरोध शुरू तो होना एक स्वाभाविक चीज़ है। नमक सत्याग्रह ने हम बात करें तो धीरे धीरे लोगों को, अगर बात करें कि नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की जो व्यापक चाह को, जो लोगों की एक खास शिकायत थी, वह सभी से जोड़ दिया और इस तरह अमीर और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। मतलब ये हुआ कि जो सत्याग्रह हुआ है नमक के विरुद्ध, तो अब ये इसमें किसी एक व्यक्ति को नहीं देखा जाएगा कि अमीर या गरीब, क्योंकि इसमें देखें तो अमीर लोग भी नमक खाते हैं और गरीब लोग भी खाते हैं, है ना। और बिना मतभेद पैदा हुए इस प्रकार की नमक सत्याग्रह ने देश के प्रति जो प्रेम है और एक आज़ादी प्राप्त करने की जो चाह है उसको आगे बढ़ाया है। अगर बात करें तो गांधी जी और उनके जो अनुयायी हैं, उनके साथ में काम करने वाले, उनके देखें तो उनके पद पर चलने वाले, तो उन्होंने साबरमती से, कहाँ से, साबरमती, आपको पता है साबरमती कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में।
तो मैंने आपको कहा कि महात्मा गांधी ने और उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने साबरमती से लगभग 240 किलोमीटर दूर 240 किलोमीटर दूर जो समुद्र किनारे जो दांडी तट है वहाँ तक पैदल यात्रा करके चले गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा हुआ जो नमक है उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करते हुए नमक को जो कानूनी जो सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करना था उन्होंने वो काम किया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से जो नमक बना है उसको वो महात्मा गांधी इकट्ठा करते हुए आप आराम से देख भी सकते हो। चित्रकला के माध्यम से आप चित्र को देखेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए ये देखो, ये महात्मा गांधी के सारे अनुयायी हैं और ये महात्मा गांधी नमक लेते हुए कहाँ पर, दांडी तट पर गुजरात के अंदर। ये साबरमती से पैदल गए 240 किलोमीटर और दांडी तट पर जाकर वहाँ जो प्राकृतिक रूप से जो नमक बनता है उसको लेते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो फ़ोटो है असली फ़ोटो है और ये 6 अप्रैल 1930 का फ़ोटो है। कब का? 6 अप्रैल 1930 का। ठीक है, तो ये इस प्रकार की दांडी जो मार्च है, मार्च में शुरू करते हैं और अप्रैल को पहुंचते हैं। तो मैंने बताया कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस जो नमक कानून है उसका उल्लंघन करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, ताकि अंग्रेज़ों को लगना चाहिए कि भाई महात्मा गांधी भी नमक के जो कानून है उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो यात्रा है वो आगे बढ़ाई। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर नमक इकट्ठा किया और इसके अलावा नमक बनाया भी, उन्होंने पानी को उबालकर नमक भी बनाया। और इसके अलावा अगर हम देखें इस आंदोलन में तो इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन के अंदर जो नमक का आंदोलन था इसमें देखें तो किसान भी शामिल थे इसमें। कौन? किसान भी, और किसान के अलावा इसमें आदिवासी लोग भी शामिल थे, महिला भी शामिल थी। और नमक के इस मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में भी डाल दिया इस समय इस आंदोलन की वजह से। तो ये नमक सत्याग्रह हुआ है, इसमें जो व्यावसायिक संघ के जो लोग हैं उन्होंने पर्चा भी प्रकाशित किया कि भाई इस दिन हम क्या करेंगे, नमक आंदोलन करेंगे। और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और सरकार ने इसमें जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें काफ़ी लोगों को, आदिवासियों को या किसानों को, उन सभी को, हजारों संख्या में जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, अंग्रेज इन्होंने जेल में डाल दिया लोगों को। और आखिरकार अगर हम देखें तो भारतीय जनता के इन सभी संघर्ष की वजह से, मेहनत की वजह से 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो धीरे धीरे प्रांतीय रूप में लागू कर दिया। अलग अलग राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में उसको लागू कर दिया। प्रांतीय अगर बात करें स्वायत्तता की तो आपको पता होना चाहिए कि संघ के जो भीतर अलग अलग राज्य हैं, प्रांत हैं, उन तुलनात्मक रूप में देखें तो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना वो प्रांतीय स्वायत्तता होती है। तो मैंने आपको ये कहा कि जो प्रांतीय स्वायत्तता जो मिली है राज्यों को, प्रांत को, वो किसके तहत मिली है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत 1935 का भारत शासन अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम जो है वो उस एक्ट के अनुसार जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जो प्रांत हैं, उनको खुद को निर्णय लेने का अधिकार मिल गया। और सरकार ने ऐसा ऐलान भी किया उस समय कि 1937 में जो प्रांतीय विधायिका हैं उनका चुनाव कराए जाएंगे, कि जो प्रांत में जो विधायिका हैं
उन विधायकों का चुनाव कराएंगे जो कानून निर्माण कर सकें। और इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1937 में जो चुनाव हुए उसमें से जो 11 में से अगर देखें 11 प्रांतों में से तो 7 में कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस, आपको पता है कि 1885 के अंदर ही कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पर कांग्रेस के देखें तो उनकी जीत हुई, अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद में सितंबर, बात करें 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कब? सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कब? जब कांग्रेस ने 2 साल अपने शासन के पूरे किए प्रांतीय स्तर पर। इसके अलावा देखें तो हिटलर ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने का तैयार था। हिटलर है वो ब्रिटेन का जो युद्ध है उसमें मदद देने का तैयार था। और इसके बदले में वे चाहते हैं कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा कि भी अगर हमें युद्ध में आप जिता लेंगे, हमारे युद्ध में भाग लेंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस सरकार जो उस समय थी उस समय इन्होंने विरोध भी किया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने विरोध किया और किस प्रकार की उस समय राजनीतिक और सरकार की कंडीशन थी, उसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से कांग्रेस की बात आती है। अब बात करते हैं भारत छोड़ो और उसके बाद की क्या कंडीशन हुई। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसकी हम बात करते हैं। आज बात करेंगे भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसकी, और उसके बाद की हम बात करेंगे कि उसके बाद और क्या हुआ। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के तहत क्या क्या हुआ और फिर कौन कौन सी कंडीशन या घटनाएं घटित हुई उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे। देखो, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया। जब विश्व युद्ध चल रहा था उसके अगर हम देखें तो एक नया आंदोलन शुरू कर दिया था। अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। अंग्रेजों को चेतावनी दी कि तुरंत क्या करें, भारत को छोड़ दें। और महात्मा गांधी ने पूरे भारत के लोगों को आह्वान दिया कि अब तो बस करो या मरो, अब तो करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया उस समय। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि 1942 में जो अगस्त भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ उस समय, तो उसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। एक तो क्या दिया, करो और मरो। और उन्होंने कहा कि भी अहिंसक रूप से आंदोलन आगे बढ़े। और इसके तहत अगर हम देखें तो महात्मा गांधी को तुरंत जेल में भी डाल दिया। लेकिन महात्मा गांधी को जेल में डालने के बाद में भी आंदोलन तेजी से बढ़ता गया। और किसान, इसके अलावा देखें तो किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में अलग अलग जगहों में देखें संचार और राज सत्ता के प्रतीक पर हमले हुए। देश में लोगों ने हमले किए अलग अलग स्थानों पर जो सरकारी कार्यकर्ता थे वहाँ यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर दिया। इस आंदोलन के तहत अलग अलग स्थानों पर सरकार ने अपना बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अगर देखें तो उनको कुचलने का रास्ता अपनाया। और 1943 के अंत तक देखें तो 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उससे ज़्यादा। लगभग उनमें से 1,000 से ज़्यादा लोग गोली से मारे गए पुलिस की। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने देखने को मजबूर कर दिया।
ये जो अंतिम विद्रोह हुआ उससे अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी, वो मरे। 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया कि बस अब तो भारत को आज़ाद करो, नहीं तो हम मारेंगे। इस प्रकार से उनकी जो राजनीति रही है वो भी आप ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से स्वतंत्रता और विभाजन की ओर कंडीशन आगे बढ़ती है। तो हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता और विभाजन की ओर कि जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर विभाजन किस प्रकार से आगे बढ़ने लगे हैं। भारत में जो विभाजन होगा पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान जो अलग होगा वो किस कंडीशन के दौर से गुजरा, उस सारी चीज़ को हम समझ सकते हैं। 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की एक मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। कब? 1940 के अंदर। तो मैंने कहा कि 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग ने भारत के अंदर जो पश्चिम और उत्तर जो इलाका है और जो पूर्वी क्षेत्र में जो मुसलमान हैं उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग की गई, प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में अगर देखें तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, विभाजन का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान बनाना है। इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम हैं उनको स्वतंत्रता मिल जाए, उनकी अलग राज्य, उनका खुद एक अलग राज्य हो, तो वो बात ध्यान रखनी है। 1930 के दशक के आखिर सालों में देखें तो जो मुस्लिम लीग थी या उन्होंने जो लीग थी उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी। आखिरी सालों में जो लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र के रूप में मानने लग गई। और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदू और मुसलमानों में कुछ संगठनों के बीच में अलग अलग स्थानों पर हम देखें तो तनाव भी हो रहा था। और 1937 के प्रांतीय चुनाव में संभव इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा कि इन चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि उस समय जो चुनाव हुए उनमें मुसलमानों को सीटें नहीं मिली, तो उनको लग गया कि हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि किसी एक स्थान पर जो लोग रह रहे हैं उनमें जो एक समुदाय जो उनके लोगों की संख्या कम है तो अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या कम है जिसकी वो अल्पसंख्यक हैं। और देखें तो किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में किस प्रकार मुस्लिम लीग के लोगों का भागीदारी हो सकती है, लेकिन जब उनको लगा कि हम लोगों संख्या में कम है तो ये भी तो देखा जा सकता है कि उनको लगा कि हम तो यहाँ पीछे रह जाएंगे। इस हिसाब से उनको अलग रहने की जो मांग है वो उनकी बढ़ी। 1937 में जो मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अलग अलग कंडीशन देखे तो काफ़ी फासले बढ़ते गए। और 30 के दशक में हम देखें तो मुस्लिम जनता को अपने साथ नहीं लाने की वजह से कांग्रेस को विफलता ने भी लोगों लीग को अपनी सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद मिली। इसके अलावा देखें तो 1945 में विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया था तो अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। 1945 के अंदर अंग्रेज़ों ने किससे? कांग्रेस के और भारत जो इसके अलावा देखें तो जो मुस्लिम लीग है उससे बात की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से। और ये जो वार्ताएं हैं वो असफल रहीं, क्योंकि लीग का कहना है कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस ने दावा को मंजूर नहीं किया। और क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी उसके साथ थे, इसलिए दो मत यहाँ अलग आते हैं। 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बात की। मुस्लिम लीग का जो कहना था वो ये था कि भारतीय मुसलमानों का एकमात्र जो प्रतिनिधि माना जाए, ठीक है। कांग्रेस देखें तो इस बात को नहीं मानते और इस प्रकार से दोनों के बीच में काफ़ी दरारें हो जाती हैं। 1946 में जब दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए सामान्य देखें निर्वाचन क्षेत्रों में, तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, मुसलमानों को सीटें नहीं मिली और
परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता तो मिली, जो आरक्षित किया गया कि भी फिक्स उनकी सीटें होगी। लीग पाकिस्तान की मांग बढ़ाती है, आगे के पाकिस्तान होना चाहिए। और मार्च 1946 के अंदर, मार्च 1946 के अंदर दोबारा प्रांतीय चुनाव हो गए तो क्या कंडीशन हुई उसकी हमने बात की। तो 1946 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करते हुए स्वतंत्र भारत के लिए एक ही सही राजनीतिक बंदोबस्त सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, 3 आदमियों का एक संघ भारत भेजा मार्च 1946 के अंदर। और कि भी भारत में अलग देश बनाने की जरूरत है कि नहीं, इसको जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन अगर देखें तो भारत जब इसने भेजा तो इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढील ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। ये 3 संघ है। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि भारत को विभाजित नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस इलाकों पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रह रहे हैं उनको कुछ स्वतंत्रता दी जाए, उनको एक कुछ स्वतंत्रता के साथ में एक महासंघ बना रहे। इस प्रकार के संगठित रूप से इस परिसंघ ने बात कही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे और अब देश का विभाजन जरूरी हो गया था। और कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? जन आंदोलन। और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाने का जो ऐलान किया है 16 अगस्त 1946 को। और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़कने शुरू हो गए और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। और मार्च 1947 को भारत के उत्तरी भागों में हिंसा फैलने लग गई, क्योंकि अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान अलग बनाना चाहती है, इसलिए अलग अलग जगहों पर दंगे शुरू हो जाते हैं, काफ़ी लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा असंख्यक महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। महिलाओं को भी अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने अपने घर बार छोड़ने भागने पड़े और अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर वे लोग रातों रात अलग अलग स्थानों पर, अजनबी स्थानों पर जाकर शरणार्थी बनते गए। और विभाजन का ये नतीजा हुआ कि भारत की शक्ल शुक्ल बदल गई और शहरों का जो माहौल है वो बहुत ख़राब हो गया। और इसी साथ में पाकिस्तान का जन्म हो जाता है। और इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। और ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन को पीड़ा और हिंसा के साथ में हमको दिया। हमको आज़ादी मिली, लेकिन हज़ारों लोग मरे, विभाजन हुआ और किस प्रकार से एक पीड़ा हमें मिली वो हमें समझ में आ सकती है। किस प्रकार से भारत की कंडीशन बदल गई, हज़ारों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरणार्थी के रूप में आने जाने लग गए, उनकी संख्या काफ़ी बदल गई है। और एक भारत को 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया, एक पाकिस्तान को, एक भारत। खैर उसके बाद में और भी अलग अलग प्रधानमंत्री के समय, इंदिरा गांधी के समय, फिर बांग्लादेश अलग होता है जो पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसकी भी हम बात आगे करेंगे। और आज इस क्लास में हमने इतनी बात की है और इसी साथ में आपका ये लेसन तो पूरा हो जाता है, ये लेसन आपका समाप्त होता है। नए लेसन की शुरुआत करेंगे हम अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही।